हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग क्लब। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप हेल्दी है और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है IBPS RRB का एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और अब हमें इस एग्ज़ाम के लिए जम के प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन करने से पहले हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो ये है कि हम लोगों को RRB का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से हम लोगों को ये पता चल पाएगा कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है और किस पैटर्न का क्वेश्चन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस RRB देते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए एक IBPS RRB क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जो कि रीजनिंग का है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के इन 40 क्वेश्चनों के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी बात करेंगे। जैसे कि बहुत कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट होता है कि जब भी हम लोग RRB का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोगों को एक 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है टाइम मैनेजमेंट का कि हम लोगों को किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। अब रीजनिंग में कितना टाइम देना है, क्वांट्स में कितना टाइम देना है और किस सेक्शन में ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों को 1 से लेके 5 तक 5 इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है। हम लोग पहले तो इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन आएगा हम लोगों को स्टेटमेंट पहले नहीं देखना है, डायरेक्ट आप कंक्लूजन पे जाइए। हम लोगों को B से R तक जाना है, B से R। तो यहाँ पे B है, पहले मैं B से N तक गया, N से मैं M पहुँच गया, फिर M से मैं R पहुँच गया। तो ये तो बहुत आसान है, ये करेक्ट होगा। फिर V से A जाना है। अब V से A मैं V से गया B तक, फिर मैं B से गया A तक, तो ये भी सही है। तो दोनों फॉलोज आ रहा है। तो हम लोगों को देखना है कि बोथ फॉलोज का ऑप्शन किस पे है, ऑप्शन नंबर E। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर E, इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे है, F से I तक जाना है हम लोगों को, F से I। अब देखिए F से G पहुंच गया मैं, G से H, H से I, यहाँ तक आ सकता हूँ मैं। तो F से I ये हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। J से E जाना है और नीचे क्या चाहिए हम लोगों को, डोर मैथ भी चाहिए। J से E जाना है। देखिए J से मैं I गया, I से H तक गया, H तक गया, लेकिन मैं H से आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन है ये इधर यहाँ गेट बंद है। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है सेकेंड वाला कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू। और अगर आपको इनइक्वालिटीज़ का ये ओपन गेट क्लोज गेट वाला कंसेप्ट नहीं पता है तो आप हम लोगों का जो इनइक्वालिटीज़ का वीडियोस है एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग M से E जाना है हम लोगों को, M से E। तो अभी यहाँ पे देखिए M से मैं कहीं निकल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि M से पहला गेट ही जो है ये बंद है। तो M से E पहुँचना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है E से O। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। अब E से O जाना है। E से सबसे पहले कहाँ जाऊँगा मैं, N जाऊँगा। फिर N से मैं O नहीं पहुँच पाऊँगा क्योंकि N से इधर मैं जा नहीं सकता हूँ, यहाँ पे गेट बंद है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे एलिमेंट सेम है क्या। जब दोनों हम लोगों का कंक्लूजन गलत हो जाता है तब चांस हो सकता है कि आइदर और का केस हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार आइदर और होगा, लेकिन हम लोग को चेक करना है कि एलिमेंट सेम है क्या। यहाँ E है, यहाँ पे E है। अब M है, यहाँ O है। M और O दो अलग अलग एलिमेंट्स है और इन दोनों के बीच में तो इक्वल साइन भी नहीं है। तो ये यहाँ पे आइदर और का केस नहीं आ सकता है। तो इसमें होगा नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। E इक्वल G। अभी E इक्वल G कहीं पे भी नहीं है हम लोगों का, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को E से G तक जाना है। E से मैं F तक गया, मैं F से G तक गया, लेकिन यहाँ से जब मैं E से G तक पहुँचा तो हर गेट पे क्या था, इक्वल सिंबल था, लेकिन यहाँ पे मुझे इक्वल तो नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि यहाँ पे दोनों जब गलत हो जाता है तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि क्या इन दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है। तो यहाँ पे E इक्वल G है और दूसरा जो एलिमेंट है हम लोगों का G ग्रेटर देन G लेस देन E। अब ये जो G लेस देन E है
इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ E इक्वल जी। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे G इक्वल E। अब यहाँ पे देखिए दोनों एलिमेंट सेम हो गया। अब इन दोनों कंक्लूजन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, G लेस देन और इक्वल टू E, ये मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग को ये हो गया, ये कंक्लूजन बना लेना है दोनों को कंबाइन करके। अब चेक करना है कि क्या ये फॉलो हो रहा है। E से G जाना है और हर प्लेस पे हम लोग को डोरमैट चाहिए। E से मैं G तक गया था और हर प्लेस पे डोरमैट था, तो हम लोगों का जो है ये दोनों कंबाइन करने से क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कंक्लूजन। तब हम लोग को बोलना है कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। ठीक है, ये आइदर और का केस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोगों को कहाँ से कहाँ जाना है, देखिए Q से S तक जाना है। अब Q, ये Q है। अब यहाँ पे देखते ही 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि Q को देखते ही मुझे पता चल गया कि Q का जो पहला गेट है वही बंद है, तो Q से तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ, तो ये कंक्लूजन डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब S से X जाना है। S से देखिए, S से मैं इधर नहीं जा सकता हूँ, S से मैं कहाँ तक जाऊँगा, T तक। T से मैं R तक गया, फिर R से मैं X तक जाऊँगा, तो मैं S से X पहुँच जाऊँगा आराम से, हर तरफ गेट ओपन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का हो गया। और अगर आपको इनइक्वालिटीज का जो ओपन गेट क्लोज गेट वाला कंसेप्ट अच्छे से आता है, तो आपको इन 5 क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोगों का क्या है। यहाँ पे एक 6 से 10 तक एक पजल है। चलिए अभी इस पजल को बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बताया गया है कि 8 people GHIJKLM and N lives on a building on different floors from top to bottom such that the ground floor is numbered as 1 and the topmost floor is numbered as 8। तो 8 लोग हैं एक 8 स्टोरीड बिल्डिंग में और सभी फ्लोर में एक एक आदमी है। ठीक है, अब हम लोग को इनको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग को इन सभी को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ग्राउंड फ्लोर को 1 नंबर दिया है और जो 8 फ्लोर है उसको 8। तो सबसे पहले ऊपर में 8 होगा, 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया 8 फ्लोर का हम लोगों का जो बिल्डिंग हो गया है। पहले आप लोगों को ये टेबल बना लेना है। ठीक है, अब इसी में हम लोग 2 कंडीशन के लिए जगह बना लेंगे। अगर कहीं पे हम लोग का पहला जो केस है वो गलत हो गया तो हम लोग दूसरे केस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं जो कंडीशंस क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उन सभी को यहाँ लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, देयर इज ए गैप ऑफ 3 फ्लोर बिटवीन J एंड L। J और L का बीच में कितना फ्लोर का गैप है, 3 फ्लोर का, 1 2 3 J और L के बीच में। अब ये नहीं पता कि J ऊपर है या ये L ऊपर है। ठीक है, बस इतना मालूम है कि J और L के बीच में 3 फ्लोर्स है। एंड बोथ ऑफ देम लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, और दोनों ही ऑड नंबर पे रहते हैं, ऑड ऑड। ठीक है, अब नेक्स्ट N लिव्स जस्ट अबव H। N कहाँ रहता है, जस्ट अबव H। H के जस्ट ऊपर कौन रहता है, N रहता है। तो जब भी जस्ट ऊपर या इमीडिएट अबव या इमीडिएट बिलो ऐसा बोला जाएगा तो हम लोग ऐसे साइड में एरो देंगे। ठीक है, H के जस्ट ऊपर N है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंस फिर से पढ़िए, N लिव्स जस्ट अबव H हु लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। ये हु किसको डिनोट कर रहा है, ये हु ये सेकेंड पर्सन को डिनोट कर रहा है। अब इस लाइन को जब भी हु रहता है तब आपको कैसे पढ़ना है, देखिए N लिव्स जस्ट अबव H, H हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब H कहाँ पे रहता है, एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अब हो गया I lives on the floor number 6। I कहाँ रहता है, I 6th फ्लोर पे रहता है। तो यहाँ पे मैंने I को लिख दिया, 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक पहला केस है, ये केस 2 है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं केस 2 को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो केस 1 में शायद आ सकता है आंसर। ओनली 1 person लिव्स बिटवीन L एंड M। L और M के बीच में कितने लोग हैं, ओनली 1 person। तो ऐसे अब पता नहीं कि L ऊपर है या M ऊपर है, तो हम लोग एक एरो दे देते हैं कि कहीं पे कोई भी हो सकता है, ऊपर M नीचे L कुछ भी हो सकता है। ठीक है, J लिव्स अबव I।
अब जे कहाँ रहता है, आई के ऊपर रहता है, जे आई के ऊपर अगर है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये नहीं बताया कि जे लिव्स इमीडिएट अबोव आई, बोला है कि जे लिव्स अबोव आई, जे कहाँ रहता है, आई के ऊपर रहता है। अब जरूरी नहीं है कि इमीडिएट ऊपर रहेगा, जस्ट ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, एक फ्लोर ऊपर हो सकता है, 2 फ्लोर ऊपर हो सकता है, बस आई के ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब भी मैं ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसी टाइम मेरा ब्रेन में एक जो स्टेटमेंट है वो स्ट्राइक किया कि हम लोग को पता है जे कहाँ पे आना चाहिए, ऑड पे, और अभी पता चल गया कि जे आई के ऊपर आना चाहिए। अब आई का ऊपर 2 ही स्पेसेस खाली है, 7 और 8, और इसमें ऑड कौन है, सिर्फ 7 है, तो यहीं पे आएगा जे 8 पे आ ही नहीं सकता है क्योंकि इवेंट पे जे नहीं आएगा, ऑड पे आएगा। अब जे जब यहाँ पे आ गया, 3 फ्लोर छोड़ के, 1 2 3 फ्लोर छोड़ के एल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 3 फ्लोर छोड़ के ऊपर तो जगह ही नहीं है, तो नीचे ही आना होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों का सेट हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट लास्ट एक स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड एच, के और एच के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। यहाँ तक सारा हो गया हम लोग का। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ तक तो हम लोग का सॉल्व हो ही गया है। अब किस कंडीशन को हम लोग को लेना है, ये कंडीशन हम लोग का हो गया जे और एल का, जे के ऊपर आई है, ये भी हो गया। अब हम लोग को देखना है कि एल से एक छोड़ के एम लेना है, ठीक है, और एन और एच कंजुगेटिव 2 प्लेसेस पे आएंगे एक साथ। तो एक साथ 2 प्लेसेस कहाँ दिख रहा है, मैं हाइलाइटर लेके दिखाता हूँ आपको। ये दोनों कंजुगेटिव स्पेसेस है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और 4th और 5th पे कंजुगेटिव प्लेसेस है। तो ये एच और एन यहाँ आ सकता है इन दोनों पे। फर्स्ट फ्लोर पे अगर एच आएगा तो एन यहाँ आएगा, और एच यहाँ आएगा तो एन यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि एच इवन पे आएगा, एच अगर इवन पे आएगा तो एच तो 1 पे आ नहीं सकता है। अगर एच 2 पे आ गया तो उसका इमीडिएट ऊपर तो एल बैठा हुआ है, एन नहीं आ पाएगा, तो एच को इसी फ्लोर पे आना है, ठीक है, तभी एन यहाँ आ पाएगा। और एच यहाँ पे भी नहीं आ सकता है क्योंकि एच के ऊपर एन नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर और कोई फ्लोर ही नहीं बचा है, ठीक है। अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एच को मैंने यहाँ लिखा जो कि इवेंट पे है, और इमीडिएट ऊपर उसका एन है। अब एल से एक छोड़ के एम, एल से एक छोड़ के एम नीचे यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के एम तो जगह नहीं है ऊपर, तो नीचे आ गया। अब हम लोग को पता है एक कंडीशन ही बचा हुआ है, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब के से 3 छोड़ के एच है, ठीक है। अब एच कहाँ पे है, देखिए 4th फ्लोर पे, 3 छोड़ के नीचे जाइए, 1 2 3, जगह नहीं बचेगा, तो 3 छोड़ के ऊपर ही जाना पड़ेगा, 1 2 3, तो के यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का ये सारा सेट हो गया। कोई एक बचा हुआ है, जी एच जी बचा हुआ है, तो जी यहाँ आ जाएगा, और ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट हम लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा जब हम लोग ये पजल को सॉल्व कर लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे कौन है, ग्राउंड फ्लोर पे एम है, तो एम आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीडिएटली बिलो एल। एल के इमीडिएट बिलो, एल का इमीडिएट बिलो कौन है, जी है, तो जी ऑप्शन नंबर सी पे आ जाएगा, ये जी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में बोला, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन आई एंड एच। आई एंड एच, आई और एच का बीच में कितना है, आई यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, सिर्फ एक ही पर्सन बैठा हुआ है, तो ओनली 1, तो आई और एच के बीच में ओनली 1। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन टॉप फ्लोर। टॉप फ्लोर पे कौन बैठा हुआ है, टॉप फ्लोर पे के बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप फ्लोर पे के बैठा हुआ है, तो के ऑप्शन नंबर सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फॉल्स, J7 L3। चलिए देख लेते हैं, J7 ये करेक्ट है, L3 ये भी करेक्ट है, G2 H4 N1, G2 H4 N1, N1 दिया हुआ है, देखिए N1, N क्या फर्स्ट फ्लोर पे है, N तो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, N 5th फ्लोर पे है, तो ये गलत है, तो इसको हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ तक हम लोगों का 5 जो है इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन और 5 मार्क्स एक पजल हम लोगों ने सॉल्व अभी तक कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ, एक रो है जिसमें चिल्ड्रेन बैठे हुए हैं और सभी लोग नॉर्थ फेसिंग है। रंजन इज 12 फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, एक रो पहले बना लेते हैं हम लोग, ये एक रो है और यहाँ राइट एंड से रंजन कहाँ पे है, 12th पोजीशन पे है, 12th पे रंजन है राइट एंड। एंड
5th टू द राइट ऑफ सत्यार्थी, सत्यार्थी के 5th राइट में है रंजन, ठीक है। बोला है, फिर से पढ़िए, इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ रंजन इज 12 फ्रॉम द राइट एंड 5th टू द राइट ऑफ सत्यार्थी, सत्यार्थी के 5th राइट में है, तो सत्यार्थी और रंजन के बीच में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सत्यार्थी SAT। अब देखिए, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, 5th राइट पे रंजन है, ठीक है, और रंजन राइट एंड से 12th नंबर पे है, ठीक है। और राइट ऑफ सत्यार्थी हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सत्यार्थी लेफ्ट एंड से कितने पोजीशन पे है, 10th पोजीशन इस लेफ्ट एंड से, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन आर देयर इन द रो, तो इसको कैसे किया जाता है, देखिए, अब ये जो सत्यार्थी है ये किस पोजीशन पे है, लेफ्ट से 10th पोजीशन, मतलब सत्यार्थी को लेके 10 चिल्ड्रेन होगा, प्लस बीच में कितना है 1 2 3 4, फिर रंजन है 12, तो मतलब यहां से यहां तक कितना रहेगा, 12 रहेगा, 12 होगा, ठीक है। अब ये 14 + 12 कितना आ जाएगा, 26, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 26, ठीक है, समझ आ रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, राज लीव्स हिज होम एंड गोज 20 मीटर स्ट्रेट, 20 मीटर, अब राज घर से निकला और 20 मीटर स्ट्रेट चला गया। अब ये नहीं पता है कि इस डायरेक्शन पे गया है, वेस्ट पे, नॉर्थ पे, साउथ पे, तो सिर्फ स्ट्रेट बोला है, तो मान लेते हैं कि हम लोग इसने नॉर्थ गया है, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे गया है, ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ पे गया, फिर क्या किया, देन टर्न्स राइट एंड गोज 10 मीटर, फिर यहाँ से राइट लेके 10 मीटर चला गया, फिर क्या किया, ही टर्न्स लेफ्ट, अभी यहाँ से अगर लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर का तरफ जाएगा, इस तरफ, अब टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर, अब 30 मीटर ऊपर चला गया उस वो, ठीक है। अब एंड फाइनली टर्न्स राइट, अभी यहाँ से फिर से राइट ले लिया एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, इस तरफ, इस डायरेक्शन पे जा रहा है। इफ नाउ ही इज नाउ मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो मतलब अभी जिस डायरेक्शन पे जा रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये अगर नॉर्थ है तो ये पूरा जो डायग्राम है इसको घुमाइए, इसको सीधा कीजिए, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और फिर यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, तभी ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा। यहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरफ गया 20 मीटर, फिर राइट लेके 10 मीटर, फिर लेफ्ट लेके 30 मीटर, और फिर राइट लेके नॉर्थ डायरेक्शन पे जा रहा है। तो मतलब हम लोगों को अभी पूछा है, देन इन व्हिच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज वॉकिंग, किस डायरेक्शन पे स्टार्ट किया था, ये घर है, घर से ऐसे निकला, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, तो घर से इधर जा रहा है, मतलब वेस्ट डायरेक्शन पे जा रहा था, तो किस डायरेक्शन पे जा रहा था, स्टार्टिंग में वेस्ट डायरेक्शन पे, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ 13 से 17 तक एक हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये बहुत कम आता है एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, लेकिन फिर भी कभी कभार हम लोग को देखने को मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो a group of digit letter is given followed by 4 combination of symbols numbered A, B, C and D. You have to find out which of the 4 combination correctly represents the group of the digit letters based on the symbol codes and the conditions given below. If none of the 4 combination represents the group of the digit correctly, give E, that is none of these as the answer. ठीक है, अब हम लोगों को कुछ डिजिट्स और दिया हुआ है, अल्फाबेट्स और डिजिट्स, उनके अगेंस्ट कुछ सिंबल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को ये जो है क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है उसको हम लोग को इस कोड में लिखना है, ये नीचे जो कोड दिया हुआ है इसमें लिखना है, और फिर हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। और साथ में कुछ कंडीशंस भी दिया हुआ है, कंडीशंस फॉर कोडिंग द ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, WX6ZF1 ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन में बोला है, इफ द फर्स्ट लेटर इज वावेल एंड द लास्ट लेटर इज डिविजिबल बाय 2। फर्स्ट लेटर यहाँ पे वावेल है क्या, ये वावेल तो नहीं है,
लास्ट लेटर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। इफ द फर्स्ट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज ऑड, यहाँ पे दोनों ऑड है क्या, यहाँ पे तो डिजिट ही नहीं है फर्स्ट लेटर में, तो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, इफ द फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है एंड द लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर, लास्ट डिजिट ऑड है, ठीक है, ऑड है, तो मतलब ये थर्ड कंडीशन इसमें फॉलो होगा, ठीक है। लास्ट डिजिट इज ऑड तो हम लोग को क्या करना है, देन द कोड ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी इंटरचेंज, तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का कोड को हम लोग को इंटरचेंज करना है, तो 1 का कोड W पे आ जाएगा और W का कोड 1 पे चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि W का कोड क्या है। W का कोड है ये सिंबल, क्या सिंबल है पता नहीं, ये शायद इंफिनिटी का सिंबल है, ये सिंबल है, ठीक है। अब W का कोड अगर इंफिनिटी है तो वो 1 का साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो 1 का ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और 1 का कोड क्या है, 1 का 1 का कोड है ये कैप, तो W पे ये कैप आ जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि किस किस ऑप्शन में ये कैप और ये सिंबल है, तो पहला वाला पे है, दूसरा पे भी है, तीसरा, सभी पे यही है, सिर्फ इसको छोड़ के, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि पहला जो हम लोग का कोड होगा वो ये कैप आएगा, ठीक है। अब बीच वाला को बनाते चलिए एक्स में क्या है, ये एक सर्कल का अंदर R बना हुआ है, ये आ गया। अब नेक्स्ट 6 का कोड क्या है, 6 का कोड ये है। Z का कोड क्या है, वेयर इज Z का कोड @ है। और F का कोड क्या है, F का कोड है $। अब ये हम लोग को ढूंढना है ऑप्शन पे, कहाँ है, कैप REA $, और ये इनफाइनाइट, तो कैप RE $, इनफाइनाइट, तो ऑप्शन नंबर C आ रहा है हम लोग का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, F और लास्ट में 6 है, तो एक कॉन्सोनेंट, और हम लोग को ये तो कोई भी कंडीशन पे नहीं आ रहा है क्योंकि F और 6 दिया हुआ है। F तो क्या है, F तो कंसोनेंट है, यहाँ पे बोला है फर्स्ट लेटर वावेल होने से, यहाँ पे बोला है फर्स्ट लेटर एज वेल एज द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट होने से, और यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट लेटर अगर कंसोनेंट है और लास्ट लेटर अगर ऑड नंबर है तो लास्ट लेटर पे तो ऑड नहीं है, तो कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्टली इसका जो कोड हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टली लिख लेंगे, FE1XI6, F का कोड है, F का कोड है $। E का कहाँ गया, E का कोड है ग्रेटर देन, 1 का कोड है कैप, X का कोड है R, और फिर I का कोड है I, ये रहा I का कोड, ये म्यू, और 6 का क्या कोड है, 6 का ये E, ये, ठीक है। अब इसको ढूंढना है हम लोग को ऑप्शन में, $, ग्रेटर देन कैप R म्यू E, ये हो गया ऑप्शन नंबर C फिर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 5L2IA1, अब यहाँ पे पहला और आखिरी दोनों ही क्या है, ऑड नंबर है। इफ फर्स्ट एज वेल एज द लास्ट डिजिट इज ऑड, ये सेकंड कंडीशन अप्लाई होगा। देन बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ द फर्स्ट डिजिट, तो इन दोनों को कोड करना है क्या, कोड ऑफ द फर्स्ट डिजिट, जो फर्स्ट डिजिट का कोड है दोनों को ट्राइंगल से कोड करना है। तो 5L2IA1, तो 5 का कोड क्या है, ट्राइंगल, तो फर्स्ट में भी ट्राइंगल आएगा, 1 का कोड में भी ट्राइंगल आएगा, क्यों, क्योंकि बोला है देन बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ द फर्स्ट डिजिट का जो कोड है वही दोनों का कोड होगा। अब बाकी को बनाते हैं, चलिए। अब यहाँ पे ज्यादा मैक्सिमम ऑप्शन तो निकल ही गया, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में एंड आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, लास्ट में ट्राइंगल ही आएगा। अब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं होता तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देता, लेकिन ये नन ऑफ दिस जो है ये बहुत ही डेंजरस ऑप्शन है, क्योंकि कभी कभी इसी से हम लोग फंस जाते हैं कि सिर्फ इतना देख के अगर हम लोग ने ऑप्शन ए को क्लिक कर दिया तो शायद हो सकता है कि इसमें एक भी ना हो, नन ऑफ दिस हो, ठीक है, तो चेक करना सही रहता है। तो अभी एल का देखते हैं, चलिए। एल का होता है एक्सक्लेमेशन, ठीक है। टू का कोड है लेस देन, फिर है आई का कोड है म्यू, फिर क्या है ए का कोड है एंड, फिर
ट्राइंगल। अब ये पूरा एग्जैक्ट सेम आ रहा है, हाँ एग्जैक्ट सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, E2ZA6। अब यहाँ पे ये वावल है और एंड द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 है, लास्ट डिजिट इवन है, डिविजिबल बाय 2 है, तो क्या करना है, देन बोथ आर टू बी कोडेड एज प्लस, तो इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा, प्लस, तो मतलब E2ZA6 का कोड हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब 2 का कोड हम लोग को लिखना है, 2 का कोड लेस देन, Z का कोड है @ A का कोड है एंड और फिर प्लस, तो प्लस लेस देन, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखते हैं प्लस लेस देन @ एंड प्लस, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, IZ2W2। अब I है यहाँ पे जो कि एक वावल है और 2 है जो कि डिविजिबल बाय 2 है, यहाँ पे भी पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, फर्स्ट लेटर इज वावल एंड द लास्ट लेटर इज डिविजिबल बाय 2, तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों का कोड प्लस प्लस करना है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में प्लस आएगा। अब बीच में Z है, प्लस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, नन ऑफ दीज और इन दोनों में है, बस चेक कर लेते हैं हम लोग। Z का @ आएगा, फिर आएगा 2 का क्या आएगा, 2 का लेस देन आएगा, यहाँ तक प्लस @ लेस देन सही है, फिर क्या आएगा, W का कोड क्या है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का सिंबल आएगा, फिर क्या है हम लोगों का, फिर से 2 है, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है लेस देन, तो 2 का कोड में तो प्लस ही आ गया है, तो ये प्लस @ लेस देन इनफाइनाइट प्लस, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक 13 से 17 तक ये 5 क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे फिर से एक पजल है, 18 से 22 तक 5 मार्क्स का एक पजल है, तो इसको बनाते हैं। चलिए, ABCDEFGNH are 8 members in a row, standing in a row but not necessarily in the same order, facing north। अब 8 लोग एक ही लाइन पे खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। C and B have as many members between them as G and C। अब C और B के बीच में उतने ही लोग हैं जितना कि G और C के, तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन पे C कॉमन है, तो C और C से B तक जितने लोग हैं, C से G तक उतना ही लोग होगा, C कहाँ होगा, G और B का बीच में होगा, ठीक है। As G and C have between them, D who is fourth from the extreme left end, D extreme left end से fourth है, first second third fourth, D यहाँ पे है extreme left end, is second to the left of E। D कहाँ है, जो कि लेफ्ट हैंड से फोर्थ पे है, वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E है, E का सेकेंड लेफ्ट पे है, मतलब ये फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट। अब E का सेकेंड लेफ्ट होगा तो E यहाँ पे आएगा, एक छोड़ के तभी D मिलेगा, E का फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, ठीक है। G is third place away from one of the extreme end, G is third place away, G क्या है, थर्ड प्लेस अवे, मतलब थर्ड प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस थर्ड प्लेस, अवे फ्रॉम वन ऑफ द, किसी भी एक्सट्रीम एंड से वो थर्ड प्लेस पे है, ठीक है। तो अब इस एंड से राइट एंड से तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड ये है, यहाँ पे ऑलरेडी E बैठा हुआ है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड G यहाँ आ जाएगा, ठीक है। नाइदर B नॉर C सीट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, B और C एंड्स पे नहीं बैठते हैं। और बोला F सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ A, F कहाँ बैठता है, A के इमीडिएट राइट पे F बैठता है, ठीक है। अब G जब यहाँ आ गया तो देखिए G से C तक जितना है, C से B तक उतना है। G से अगर मैं C को यहाँ ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट पे D और E का बीच में, तो G और C, अगर देखिए एक सेकेंड मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अगर मैं C को यहाँ लिखता हूँ, C को मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो G से C तक जितने हैं उतना ही C से B तक होगा, तो B यहाँ आ जाएगा, आएगा, ठीक है, ये हो सकता है। और अब इतना तो हम लोग को पता है कि A और F एक ही साथ आएगा, क्योंकि A के इमीडिएट राइट में कौन है, F है, ठीक है। अब इसको अभी नहीं लिखना है। अब इतना हम लोग को पता है कि B और C में से कोई भी एंड पे नहीं आएगा, ठीक है,
बी और सी में से कोई भी एंड पे नहीं आएगा। तो अगर बी और सी में से कोई भी एंड पे नहीं आएगा तो सी अगर यहाँ आ जाएगा तो बी को यहाँ आना पड़ेगा। तो ये इसमें बी एंड पे आ गया, तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या एक ही कंडीशन बच गया है कि जी से एक छोड़ के क्या होगा, बी यहाँ पे होगा और सॉरी सी यहाँ होगा। एक सेकेंड, जी से एक छोड़ के सी यहाँ होगा और सी से एक छोड़ के बी यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि जी और सी के बीच में जितने हैं सी और बी के बीच में उतने ही। ठीक है, अब ए के इमीडिएट राइट पे एफ, तो ए यहाँ आएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा। और अब एक पर्सन बचा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा हुआ है, सॉरी एच बचा हुआ है, जो कि एच यहाँ पे आएगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अगेंस्ट 5 क्वेश्चन है जिनका हम लोगों को आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जी एंड बी? जी और बी के बीच में कितने लोग हैं? जी और बी के बीच में 1 2 3 3 इज ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स? एक्सट्रीम एंड्स पे कौन बैठा हुआ है? ए और एच, ए और एच, ए जी नहीं, ए एच, एच ए। ठीक है, हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई? ई के सेकेंड राइट पे कौन बैठा हुआ है? ई के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे एच बैठा हुआ है। ई के सेकेंड राइट पे एच बैठा हुआ है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट। जी के थर्ड लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, ये हो गया सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे कोई नहीं है। तो जी के थर्ड लेफ्ट पे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, नन। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी? सी के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है? सी के इमीडिएट लेफ्ट पे डी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पे, सी के इमीडिएट लेफ्ट पे डी बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का 22 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। तो इस क्वेश्चन पे देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे हम लोग को कुछ अल्फाबेट्स दिया हुआ है, हम लोग को इनमें से कोई एक ऑड है वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है कि क्या हो रहा है। ए से बी एक छोड़ के हो रहा है, फिर बी से वापस सी आ रहा है। डी से एक छोड़ के ई हो रहा है, ई से फिर वापस आ रहा है एफ। जी से एच हो रहा है, एच से फिर वापस आ रहा है आई। जे से के हो रहा है, के से वापस आ रहा है एल। अब एम से यहाँ पे एन होना चाहिए था, लेकिन एम से एन यहाँ हो गया और एन से ओ, ये सीरियल हो गया। तो यही इन सभी चारों में से अलग है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ई होगा आंसर। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, मिसलिनियस का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 से 28 तक एक अल्फाबेट सीरीज दिया हुआ है हम लोग को, और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, उनको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द न्यूमेरिक सीरीज? हम लोग को ढूंढना क्या है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर व्हिच इज ए होल स्क्वायर। अभी इस ऑड नंबर के आगे, प्रीसीडेड मतलब आगे क्या आना चाहिए? होल स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो, या होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नंबर आना चाहिए ऑड नंबर के आगे। ऐसा कितना ऑड नंबर्स है वो देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले तो ऑड नंबर्स ढूंढिए। यहाँ पे ये ऑड है, पहला वाला ऑड है, लेकिन इसके आगे तो कोई भी नहीं है, तो ये ऑड है। इसके आगे 9 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। फिर ऑड ये है, इसके आगे ये भी 4 है, परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर ये ऑड इनके आगे नहीं है, ये भी ऑड इनके आगे। फिर 5 ऑड, इनके आगे एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 1 भी ऑड है, लेकिन 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 ऑड है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑड नहीं है। 9 ऑड है, लेकिन आगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर 3 ऑड है, आगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 ऑड है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे फिर 1 ऑड है, इसके आगे 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 है, 5 के आगे 1 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। फिर से एक ऑड, इसके आगे परफेक्ट स्क्वायर, और नहीं है हम लोगों का। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। तो मोर देन 3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25,
if all the odd numbers are dropped from the series, which number will be 8 to the left of 11 number from the left hand? 8 to the left of 11, जब भी लेफ्ट बोला जाएगा तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। 8 to the left of 11 from the left hand, तो 11 minus 8 कीजिए, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या करना है हम लोगों को, बस ऑड नंबर्स को ड्रॉप करके थर्ड फ्रॉम लेफ्ट जाना है। तो ऑड नंबर्स को ड्रॉप करके अगर लेफ्ट से थर्ड देखे तो ये तो आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा, ये फर्स्ट नंबर होगा, सेकंड, फिर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये 8, ये हो जाएगा हम लोग का थर्ड नंबर। तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट जो होगा वो होगा 8। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि if 1 is subtracted from all the odd numbers and 2 is subtracted from all the even numbers in the given number series, then which number will be 16 from the right hand? अब ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो बैल बुद्धि वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि सभी ऑड नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे और सभी इवन नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। अगर सही में ऐसा ही करना पड़ता तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही नहीं, क्योंकि ये करने में तो आपको लगभग 1.5 से 2 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग को पूछा है कि देन व्हिच नंबर विल बी 16 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से 16 कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो पहले तो राइट हैंड से 16 देखना है हम लोग को। 4, 8, 12, 16, ये हो गया हम लोग का 16th नंबर। अब ये इवन नंबर है तो ये इवन है, तो जितने भी इवन नंबर है उनमें क्या करना था हम लोग को 2 सब्ट्रैक्ट करना था। तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0 आएगा, तो मतलब हम लोग को क्या मिलेगा, 16 पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड पे 0 मिलेगा। तो हम लोग को सभी डिजिट को चेक करना नहीं है करके, ठीक है, हम लोग को बस जिस पोजीशन के बारे में बात कर रहा है उस पोजीशन पे चेक करना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पहला ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द 16th नंबर, second and the 17th number and so on up to 15th and the 30th number are interchanged, which number will be 7 to the right of 19 from the right hand? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर को रिप्लेस करना है 16 नंबर के साथ। मतलब ये जो कंप्लीट सीरीज है इसमें टोटल 30 डिजिट्स है। ठीक है, अब यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तक तो ये मिडवे हो गया, हाफ वे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट। अब क्या होगा कि ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, 16 पोजीशन पे जो है 16 वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, 17 वाला सेकेंड पे आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, बेसिकली ये पूरा जो ये पार्ट है ये आगे आ जाएगा, ये पूरा पार्ट इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो फर्स्ट हाफ है ये पूरा पार्ट क्या होगा, इस सिम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना क्या है, which number is 7 to the right of 19th number from the right hand। जब भी राइट बोला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पोजीशन दिया है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 19th माइनस 7, तो हम लोग को करना है 12 फ्रॉम राइट। ठीक है, अब 12 फ्रॉम राइट कौन सा होगा, हम लोग अभी यहां से नहीं देखेंगे 12 फ्रॉम राइट, क्योंकि ये जो सेकेंड पार्ट है ये फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में आ जाएगा। तो सबसे जो लास्ट नंबर होगा वो ये होगा, जो 2 होगा यहाँ होगा। ठीक है, इस पोजीशन पे 2 होगा। अब ये लास्ट पोजीशन पे है, लेकिन राइट हैंड से तो ये पहला नंबर है, हम लोग को राइट हैंड से 12th नंबर पे जाना है, तो ये पहला होगा, ये दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11 और ये हो गया हम लोग का 12th पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हाउ मेनी टोटल इवन नंबर्स व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय होल क्यूब और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय होल स्क्वायर इन द गिवन सीक्वेंस। ऐसा कितना हम लोगों के पास इवन नंबर्स है जिनके आगे क्या है, क्यूब है या क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए, और किसके आगे, इवन नंबर के आगे। तो हम लोग पहले तो स्क्वायर और क्यूब ढूंढ लेते हैं, फिर देखेंगे कि उनके पीछे इवन नंबर है क्या।
ठीक है, तो पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूं, एक सेकंड। अब देखिए, पहले तो स्क्वायर या क्यूब ढूंढिए, या तो इवन नंबर भी आप ढूंढ सकते हो। पहले इवन नंबर ही ले लेते हैं। ये इवन है, इसके आगे स्क्वायर या क्यूब नहीं है। ये इवन है, स्क्वायर या क्यूब नहीं है। यहाँ पे फिर यहाँ पे इवन नहीं है, नहीं है। ये इवन है, इसके आगे स्क्वायर या क्यूब नहीं है। फिर यहाँ पे भी नहीं है। ये इवन है, इसके आगे भी नहीं है। ये इवन है, इसके आगे भी स्क्वायर और क्यूब नहीं है। ये इवन है, इसके आगे भी स्क्वायर और क्यूब नहीं है। अब 2 इवन है, 2 के आगे स्क्वायर है, 1 मिल गया। 8 इवन है, 8 के आगे स्क्वायर है, 2 मिल गया। 2 इवन है, 2 के आगे 8 है, 3 मिल गया। फिर 6 के आगे इवन नहीं है, 3 तो इवन ही नहीं है, ये इवन नहीं है। 8 इवन है, इसके आगे स्क्वायर है, 4 मिल गया। 2 इवन है, 2 के आगे 8 है, 5 मिल गया। 4 इवन है, इसके आगे स्क्वायर क्यूब नहीं है। 2 इवन है, इसके आगे स्क्वायर क्यूब नहीं है। तो टोटल कितना आ गया हम लोगों का? 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे नंबर होंगे इवन नंबर जिनके आगे स्क्वायर या क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। अब नेक्स्ट हम लोगों का 29 से 33 तक सिलॉक्स के क्वेश्चन है 5। अब इनको करना है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स के वेन डायग्राम्स बनाएंगे। ऑल शर्ट आर स्कर्ट, तो सारा का सारा जो शर्ट है, SHIRT शर्ट, ये स्कर्ट है। नो स्कर्ट इज ए टॉप, कोई भी स्कर्ट क्या नहीं है? टॉप नहीं है। ठीक है, ऑल टॉप आर कुर्ता। अब ऑल टॉप आर कुर्ता, तो सारा का सारा टॉप कहाँ आ जाएगा? कुर्ता पे आ जाएगा। अब हम लोग को कंक्लूजन देखना है। ऑल शर्ट और कुर्ता, क्या सारा का सारा शर्ट कुर्ता है? शर्ट और कुर्ते के सर्कल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। सम कुर्ता और शर्ट, कुछ कुर्ता ऐसा है क्या? ये यहाँ पे कुर्ता है और शर्ट का सर्कल और कुर्ता का सर्कल में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम कुर्ता और स्कर्ट में भी कोई कॉमन नहीं है इन दोनों सर्कल में, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का दोनों कंक्लूजन गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम चॉकलेट्स आर चिप्स, सम चॉकलेट्स आर चिप्स, सम चिप्स आर जेली, ऑल जेली आर हुपर्स, सारा का सारा जेली क्या है? हुपर्स है। अब सम जेली आर चिप्स, कुछ जेली चिप्स है, ये चिप्स का सर्कल है, ये जेली का ये बीच वाला पार्ट कॉमन है, तो सम जेली आर चिप्स विल बी करेक्ट। ऑल चॉकलेट बीइंग हुपर इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा चॉकलेट हुपर में आ सकता है? वैसे तो अभी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। कोई रोकने वाला तो कोई नहीं है। रोकता कौन है? जब भी डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होगा किसी दो सर्कल में, तभी एक सर्कल दूसरे के अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऑल चॉकलेट्स बीइंग हुपर्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा जो चॉकलेट है उसको मैं अगर हुपर्स में डाल दूंगा तो कोई मुझे नहीं रोक पाएगा, इसलिए इसका यह पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। तो कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 दोनों करेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ई, इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सम फ्रूटी आर माजा, कुछ फ्रूटीज है जो कि माजा है। नो माजा इज स्लाइस, कोई भी माजा क्या नहीं है? स्लाइस नहीं है। ऑल स्लाइस आर फंटा, सारा का सारा जो स्लाइस है वो क्या है? फंटा है। ठीक है, अब कंक्लूजन पढ़ते हैं। सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, कुछ फ्रूटी ऐसे है जो कि स्लाइस नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये है माजा। अब माजा स्लाइस में नहीं जा सकता है, माजा और स्लाइस में डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है। तो माजा का कुछ पार्ट है जो फ्रूटी के साथ कॉमन है, तो ये फ्रूटी का साथ जो कॉमन पार्ट है माजा का, ये पार्ट भी कहाँ नहीं जा सकता? स्लाइस में नहीं जा सकता, क्योंकि एज ए होल माजा और स्लाइस का क्रॉस रिलेशन है। तो ये पार्ट किसका है? इसमें माजा फ्रूटी दोनों का है। तो सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, कुछ फ्रूटी ऐसे भी है, ये कॉमन वाला जो कि स्लाइस में नहीं जा सकता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सम फंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, कुछ फंटा ऐसे है जो कि माजा नहीं है।
देखिए अब ये कुछ फंटा मतलब ये जो बीच वाला फंटा है जो कि स्लाइस में घुसा हुआ है वो क्या नहीं हो सकता है, कभी भी माजा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्लाइस और माजा में डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है। तो कुछ फंटा ऐसा है जो कि कभी माजा नहीं हो सकता है। वो फंटा कौन सा है, ये वाला फंटा, ठीक है, ये कभी भी माजा नहीं हो सकता है, तो ये भी राइट है। तो 31 का क्या हो जाएगा हम लोग का, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ऑल कार्बन्स आर ऑक्सीजन, सारा का सारा कार्बन क्या है, ऑक्सीजन है। ऑल नाइट्रोजन्स आर कार्बन, सारा का सारा नाइट्रोजन क्या है, कार्बन है। सम ऑक्सीजन आर सल्फर, कुछ ऑक्सीजन है सल्फर। अब ऑल नाइट्रोजन बीइंग सल्फर इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये जो नाइट्रोजन वाला सर्कल है सबसे अंदर वाला, इसको अगर मैं सल्फर में ले आने की कोशिश करूंगा तो कोई नहीं रोकेगा मुझे, आराम से मैं ले आ पाऊंगा। तो पॉसिबिलिटी केस इसका करेक्ट हो गया। ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, सारा का सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का पूरा सर्कल तो ऑक्सीजन का अंदर छुपा हुआ है, तो ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन ये तो कंप्लीटली गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो रहा है डायग्राम से, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ये तो पूरा गलत है। तो सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ऑल सेप्टेम्बर्स आर अक्टूबर, सारा का सारा सितंबर क्या है, अक्टूबर है। नो अक्टूबर इज नवंबर, कोई भी अक्टूबर नवंबर नहीं है। नो नवंबर इज दिसंबर, ठीक है। अब कंक्लूजन 1, सम सितंबर आर नॉट नवंबर, कुछ सितंबर है जो कि नवंबर नहीं है, बिल्कुल सही है। पूरा का पूरा सितंबर जो है वो नवंबर में नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में नहीं जा सकता है। ये जो पूरा अक्टूबर का सर्कल है ये कहाँ नहीं जा सकता है, नवंबर में नहीं जा सकता है। और अक्टूबर के सर्कल का अंदर ही सितंबर है, तो सितंबर भी नवंबर में नहीं जा सकेगा। तो सम सितंबर आर नॉट नवंबर, ये तो सही है, ठीक है। नो अक्टूबर इज दिसंबर, कोई भी अक्टूबर दिसंबर नहीं है। अब अक्टूबर और दिसंबर में अगर नो का रिलेशन है तो इनमें डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिया है अक्टूबर और दिसंबर में, तो हम लोग ये डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि नो अक्टूबर इज दिसंबर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का सेकेंड जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 34 से 38 तक एक अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला गया है फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 वर्ड्स गिवन बिलो, स्टडी द वर्ड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दीज वर्ड्स फॉर्म्ड आफ्टर परफॉर्मिंग द मेंशन ऑपरेशन मे नॉट बी नेसेसरीली बी ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, ओके। अब 34 क्वेश्चन नंबर पढ़िए। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सभी वर्ड्स को ऐसे लिखना है जैसे कि ये लोग ये नॉर्मल डिक्शनरी में जैसे आएगा वैसे लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट से, मतलब इस तरह से ऐसे लिखना है हम लोगों को। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मतलब इस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो सबसे पहले तो ये आएगा CAT, फिर आएगा हम लोगों का NAW नाउ सेकेंड पे, थर्ड पे आ जाएगा RAT रैट, और फोर्थ पे आ जाएगा SAD सैड, ये हो गया फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर पे कौन आ जाएगा, सैड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये क्वेश्चन आपको पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना है और एक बार में ही आपको समझ लेना है, क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए फिर से पढ़िए, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से जो सेकेंड है उसका सेकेंड लेटर तो क्या है, ए है, एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड का थर्ड लेटर, ये सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, इसका थर्ड लेटर डी है। अब इन दोनों के बीच में कितने इंग्लिश अल्फाबेट में वर्ड लेटर्स है, ए के बाद बी और सी है, दो ही है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 2 अल्फाबेट्स इन द सीरीज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 36, इफ द थर्ड अल्फाबेट in each of the word is changed to the previous alphabet,
जो थर्ड अल्फ़ाबेट है ये यहाँ पे ये एफ, ये टी और ये टी, इसको अगर हम लोग इसका प्रीवियस अल्फ़ाबेट पे चेंज कर दे तो इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हाउ मेनी वर्ड्स डज फॉर्म्ड विल बी विदाउट एनी वावेल, कितने वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें एक भी वावेल नहीं होगा। अब ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स है वो क्या करने बैठ जाएगा कि इन सभी वर्ड्स को एक प्रीवियस लेटर पे कन्वर्ट करने लग जाएगा, जैसे कि ये वी कर लिया, ये सी कर लिया, ये ई कर लिया। फिर चेक करेंगे कि किसमें वावेल एक भी नहीं है, विदाउट एनी वावेल कौन सा है। इतना सब कुछ नहीं करना है क्योंकि हम लोगों को बोला गया है कि किसमें ऐसा कितना वर्ड होगा, हाउ मेनी वर्ड्स डज फॉर्म विल बी विदाउट एनी वावेल, किस वर्ड में एक भी वावेल नहीं होगा। तो अभी हम लोग को तो चेंज करने के लिए बोला ये थर्ड डिजिट, तो ये आगे का जो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट है ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक वावेल है तो वो तो रहेगा ही ना। तो विदाउट एनी वावेल ये तो नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, इसमें ए है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी ए एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी रहेगा। तो हम लोगों को मतलब कुछ करना ही नहीं था, बस ये देखना था कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें एक भी वावेल नहीं है, और वो यहाँ पे एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पे वावेल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, नन। सही है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 37, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज, फर्स्ट को थर्ड से इंटरचेंज करना है ऐसे, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू अरेंजमेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स बनते हैं जिनका मतलब या मीनिंग हम लोग को नहीं पता होता है, या तो हम लोगों ने कभी वैसा वर्ड सुना भी नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे मीनिंगफुल जब भी वर्ड्स ढूंढने को बोला जाएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप स्किप कीजिए, फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप स्किप कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ NOW को, ये WON हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा DAS, यहाँ पे FAW, TAR और ये TAC। अब यहाँ पे ये तो एक मीनिंगफुल वर्ड है और TAR एक मीनिंगफुल वर्ड है। DAS इसका कोई मतलब नहीं होता है, FAW का भी कोई मतलब नहीं है, TAC का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दो ऐसे वर्ड्स मिल गए, तो NOW है तो जो जिससे हम लोग को मीनिंगफुल वर्ड मिलेगा, और हम लोग को मिलेगा RAT से। तो ऑप्शन ए और सी दोनों में वर्ड वही वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए एंड सी, बोथ ऑप्शन ए एंड सी इज द आंसर। फिर भी ये थोड़ा आसान था क्योंकि इससे वर्ड से हम लोगों को दिख गया कि कौन सा मीनिंगफुल है कौन सा मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब, या जिन वर्ड्स को हम लोगों ने कभी नहीं सुना हुआ होगा, वैसे वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो इसको स्किप कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 38, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स each of the consonant is changed to its previous letter and each vowel is changed to its next letter in the English alphabet। consonant को previous letter पे change करना है, vowel को next letter पे change करना है। then how many word does form will at least one vowel appear। किनमें सिर्फ और सिर्फ एक vowel रहेगा। ठीक है, consonant को previous letter पे ले जाना है। अब यहाँ पे ये और ये consonant है, इनको जब भी हम लोग previous letter पे ले जाएंगे तो क्या वावेल आता है? नहीं आता है, क्योंकि एन से पहले एम होता है और डब्ल्यू से पहले वी होता है। ठीक है, और ये तो वावेल है, इसको नेक्स्ट करने से वावेल का इमीडिएट नेक्स्ट तो कभी वावेल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे एक भी वावेल नहीं है। हम लोग को पूछा गया कि एटलीस्ट वन वावेल किस पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एस का प्रीवियस लेटर पे वावेल नहीं आता है, डी का प्रीवियस लेटर पे वावेल नहीं आता है, यहाँ पे तो वावेल है, वावेल का नेक्स्ट लेटर पे वावेल आ ही नहीं सकता है। ठीक है, डब्ल्यू पे फिर वी आएगा और एफ पे हम लोगों का प्रीवियस लेटर ई आएगा और यहाँ पे हम लोगों का ए से बी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वावेल मुझे मिला जो कि ई है। अब आर को, आर कॉन्सोनेंट है, प्रीवियस लेटर पे ले जाएंगे तो क्यू, ए हो जाएगा बी, टी हो जाएगा एस, तो यहाँ पे भी नहीं मिला। अब यहाँ पे सी को प्रीवियस लेटर में ले गया बी, ए को नेक्स्ट लेटर में ले गया बी, टी को नेक्स्ट लेटर में ले गया एस, यहाँ पे भी नहीं है। तो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड होगा जिसमें हम लोग को एक वावेल मिलेगा, तो ओनली वन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 पे चलिए। इफ इन द नंबर 939737 ये दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है। फिर पोजीशन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरचेंज एंड सो ऑन टिल 9th and 10th डिजिट आर इंटरचेंज, देन व्हिच डिजिट विल बी 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से 6। तो सबसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज करने से ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करने से ये थर्ड, ये फोर्थ, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करने से ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन पे 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अभी हर एक को इंटरचेंज करके पहले नहीं लिख लेना है, इससे बहुत टाइम हम लोग का कंज्यूम हो जाएगा, तो ऐसे हम लोग को चेक कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड वर्शिप which has as many letters between them in the English alphabetical series, WORSHIP। अब हम लोग को ये चेक कैसे करना है, देखिए as many letters between them as in alphabetical series। ठीक है, तो हम लोग को चेक करना है WXYZ नहीं है, OPQRST OP नहीं है, RS देखिए R का बाद नेक्स्ट S ही आता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जैसे इंग्लिश अल्फाबेट है उतने ही गैप में है। RS TUV नहीं है, तो एक मिल गया। STUV नहीं है। H का बाद तुरंत I आता है, यहाँ पे भी HI आ रहा है। HIJKL, फिर IJKLMN नहीं है। PQRS देखिए P से QRS आ रहा है उसी पोजीशन पे, तो PQRS ये एक मिल गया, तो 1 2 और 3, तो टोटल 3 मिल गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज का ये हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन था। तो आई होप इसके बाद आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि IBPS RRB क्लर्क का क्या पैटर्न होता है और किस लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इसी लेवल के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इससे कुछ बहुत ऊपर के लेवल पे नहीं जाना है और बहुत नीचे के लेवल पे भी नहीं जाना है। इसी लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपका जो है इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे कि सबके मन में डाउट होता है कि जब भी हम लोग RRB का पेपर देने जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि RRB के पेपर में कंपोजिट टाइम मिलता है जो कि 45 मिनट्स का होता है। ठीक है, 45 मिनट्स का कंपोजिट टाइम होता है। अब किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही फॉलो करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप रीजनिंग में स्ट्रांग हो, मतलब अगर आपका रीजनिंग सेक्शन स्ट्रांग है तो आप उसमें 20 मिनट लगाइए, 20 मिनट्स। ठीक है, और क्वांट्स में 25 मिनट्स लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि किसी का क्वांट्स में जो है ग्रिप अच्छा होता है तो उनको क्वांट्स का क्वेश्चन करने में टाइम शायद कम लग सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन कंपैरिजन क्वांट्स में, रीजनिंग से क्वांट्स में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 25 मिनट्स क्वांट्स पे दीजिए। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 20 मिनट्स आपने पहले रीजनिंग पे दिया, जितना बन गया, अगर कुछ नहीं बचा है तब तो आप आराम से बाकी पूरा कंप्लीट टाइम क्वांट्स पे लगाओ, लेकिन अगर कुछ बच गया है तो आप नेक्स्ट 20 मिनट्स क्वांट्स आपने सॉल्व किया, फिर रिमेनिंग 5 मिनट आपको लग रहा है कि क्वांट्स में इन 5 मिनट में मैं 4 या 5 ही क्वेश्चन बना पाऊंगा, लेकिन 4 या 5 मिनट में अगर रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, तो आप पहले उनको बना लीजिए। 5 मिनट में शायद आप 8-10 क्वेश्चन भी बना पाएंगे रीजनिंग के, क्या पता मिसलेनियस का टॉपिक का अगर आपका रह गया होगा या कुछ। ठीक है, तो ये एग्जाम के ऊपर और आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि पेपर किस पैटर्न का आ रहा है और कितना, मतलब आपका कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा ग्रिप है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि हम लोगों को RRB के एग्जाम्स के लिए कुछ बहुत हाई लेवल रीजनिंग या मैथ्स नहीं करना है। आज का जो पेपर है इसी लेवल का पेपर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स और भी है उनको भी प्रैक्टिस कीजिए, और साथ साथ आप लोग मॉक टेस्ट भी कंटिन्यू करते रहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड
अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।